नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय भूगोल में हम मानसून पढ़ रहे थे और मानसून को हमने पिछले जितने भी लेक्चर देखे उसमें हमने मानसून को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। मानसून की उत्पत्ति के कारक देखे हमने, मानसून किस तरह से आता है, कितना कौन कौन से इसके भाग होते हैं, उसको प्रभावित, मानसून को स्पेशली प्रभावित करने वाले कारकों को हमने देखा अच्छी तरीके से। अपने अल नीनो, ला नीना, इंडियन डाइपोल देखा हमने, है ना। ये सभी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर जो पढ़े वहाँ तक क्लियर की। अब एक इसमें वापस वही चीज़ें हैं। अभी जो लेक्चर हुए उनमें हमने ज़्यादा काम समझाने का किया, लिखा कम था, समझना ज़्यादा हमको रहा। तो अभी हम क्या करते हैं, उन सभी का एक तरह से वो तो हो गए, उनके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे जो कारक, जो सर्वमान्य कारक है, यूनिवर्सल है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले होते हैं, तो वो हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आता है, भारतीय जलवायु या फिर भारतीय वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके संबंध में भी सीधा एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसको अपन करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है भारतीय जलवायु, यानी या आप उसको वर्षा भी कह सकते हो, चाहो तो मानसून भी कह दो, ठीक है। इनको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वो जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, हवाएं चलना, वो तो सब मैंने आपको समझाया। अब इसको सही शब्दों में इनके कारकों की एक लिस्ट अपन 8 में बनेंगे, उनको अपन देख लेते हैं, ताकि हमको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना हो। अल नीनो रहेगा, वो पश्चिमी विक्षोभ, वो सारी चीजें अपने को याद रहती है। उनके अलावा भी अपने को कोई सामान्य जो कारक है वो हम भूल जाते हैं लिखना, उनको अपन एक जगह लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो भारतीय जलवायु को, मानसून को, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, या ये ऐसे आ सकता है कि भारतीय जलवायु को या भारतीय वर्षा को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे कारक है जो हमारी जलवायु को, अगर वो नहीं होते तो उस इलाके में बारिश का स्तर अलग होता या उस इलाके की जलवायु कुछ और होती। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मानो कि अगर हिमालय नहीं होता तो यूपी के लोगों की जलवायु कैसी होगी। अगर हिमालय नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश की जलवायु कैसी होती, आप इसको कल्पना करो। अगर पश्चिमी घाट नहीं होता तो महाराष्ट्र, कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र है उनकी जलवायु कैसी होती, ठीक है। अगर गारो, खासी, जैंतिया, उत्तर पूर्वी भारत जो है, ये पहाड़ियां नहीं होती तो यहाँ का जलवायु कैसा होता। यदि हमारे देश के पास हिंद महासागर जैसा समुद्र नहीं होता दक्षिण में, तो दक्षिण भारत की जलवायु कैसी होती। ये इस तरह से ये जो चीजें हैं, ये जितने भी है, ये हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक माने जाएंगे। इनको अपन एक एक करके लिख लेते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं जो किसी भी क्षेत्र की, ये तो भारत का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने की कीमत रखते हैं, प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। अपन विशेषकर भारत के पक्ष में पढ़ रहे हैं तो भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक ही अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। स्थिति भी कौन सी, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार ये सर्वमान्य कारक है। किसी भी इलाके की जलवायु को या किसी भी इलाके की वहाँ का जो बारिश का पैटर्न है उसको डिसाइड करने में अगर आपसे पूछे कि कौन सा कारक आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो किसी देश की बात करें, किसी इलाके की बात करें, तो आप सबसे पहले तो ये कहेंगे कि उसका स्थिति, उसका अक्षांशीय स्थिति क्या है और वो कहाँ से कहाँ तक, किस रीजन में वो फैला हुआ है। उसके हिसाब से आप मोटे मोटे तौर पर तो कह सकते हैं कि उस इलाके में कोई ठंडा प्रदेश है या गर्म प्रदेश है, एक आइडिया मोटे तौर पर हम उसमें लगा सकते हैं। अगर मानो कोई देश जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है, तो पर एक मोटे तौर पर आइडिया लगा लेंगे कि वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। अगर कोई क्षेत्र 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की उस साइड में है, 60 डिग्री 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास कोई क्षेत्र है, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई वो सर्दी वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से दुनिया की कोई भी जगह होगी, अगर उसका आपसे उसकी जलवायु का निर्धारित करने वाला कोई कारक पूछे तो निश्चित तौर पर आप पहला कारक क्या लिखेंगे, उसका अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, मतलब कितने डिग्री पर वो स्थित है,
तो भारत के बारे में भी वही होगा। भारत में क्या है, कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यही था ना, 8 4 37 6, ये नॉर्थ। यहां तक भारत का विस्तार है। तो इसका एक आइडिया लगाओ कि भारत जो है भूमध्य रेखा के पास से लेकर के कर्क रेखा के आगे तक फैला हुआ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जब हमने ग्लोब पढ़ा, में चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीजें, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये वाली नीचे वाली 23.5 डिग्री। तो ये हमने एक मोटे मोटे तौर पर हमने इस वाले इलाके को किस में रखा था, इस वाले इलाके को हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखा था। मतलब कि 0 डिग्री से लेकर उत्तर की साइड 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में है, और ये 0 डिग्री से लेकर नीचे वाली 23.5 डिग्री यानी कि मकर रेखा, इनके बीच का क्षेत्र क्या माना जाएगा, उष्ण कटिबंधीय माना जाएगा। और इनके आगे से लेकर 66.5 के आसपास जो था उसको अपन क्या कहेंगे, उसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो भारत का देखो स्थिति कहाँ गिर रही है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की स्थिति बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की स्थिति 23.5 डिग्री से पार कर रही है। इसका मतलब भारत का आधा हिस्सा या आधे से ज्यादा हिस्सा तो किसमें है, उष्ण कटिबंध वाली स्थिति में है। लेकिन उसके बाद वाला हिस्सा भारत का किसमें आता है, सैद्धांतिक रूप से शीतोष्ण कटिबंध वाली कैटेगरी में आता है। मतलब हम जानते हैं ये वाला हिस्सा तो किसमें आता है, उष्ण होता है, इसको अपन बोलते हैं शीतोष्ण, और इस वाले को बोलते हैं अपन शीत। ये मोटे मोटे तौर पर 3 ऊपर कटिबंध 3 नीचे कटिबंध इस तरह से बनाए जाते हैं। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंधों में आती है। ठीक है, तो इसलिए अपन भारत को क्या कहते हैं, ये जो कारण है इसका अक्षांशीय विस्तार, ये भी भारत की जलवायु, भारत के किसी भी देश की जलवायु को उसको प्रभावित करने का काम करता है। समझे कारण हुआ, कर्क रेखा लगभग बीच से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु का जलवायु सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो इस अक्षांशीय स्थिति और विस्तार ये क्या करता है, ये मोटे मोटे तौर पर हमारे देश की जलवायु कैसी होगी उसके बारे में बात बताता है। चाहे किसी भी इलाके की हो, ये हमेशा अक्षांशीय स्थिति और विस्तार किसी भी देश की किसी भी जगह की आपको जलवायु पता करनी होगी तो ये आएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, तो आप आइडिया लगाओ, क्योंकि आप भारत आए नहीं हो, मान लो बाहर दुनिया, दूसरी दुनिया से, दूसरे किसी देश से अगर आप बैठ करके भारत की जलवायु का कोई आइडिया लगाना हो तो सबसे पहले आप उसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर जो आइडिया लगेगा वो लगेगा कि भारत उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। पहला आइडिया तो उसको ये लग गया। इसके बाद अगला आइडिया क्या है, अगला कौन सा कारक है जो भारत की जलवायु को, भारत की वर्षा को प्रभावित करता है। हिमालय की स्थिति, हिमालय की स्थिति ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ये भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि जो हमने शीतोष्ण की बात की थी, जो हमने कहा था कि 23.5 डिग्री के बाद जो है हमारा प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा देश शीतोष्ण कटिबंध वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं हो पाता। जितनी सर्दी शीतोष्ण कटिबंध में पड़नी चाहिए थी उतनी सर्दी हमारे शीतोष्ण कटिबंध वाले प्रदेश में नहीं पड़ती। कारण क्या है? हिमालय की स्थिति। ये क्या करता है, ये साइबेरिया से, रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को उत्तर की दिशा में उधर ही रोक लेता है, भारत में प्रवेश
नहीं करने देता। इसलिए जितनी सर्दी भारत में पड़नी चाहिए उतनी भारत में सर्दी उत्तरी इलाकों में उतनी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए। अगर हिमालय नहीं होता तो हम भी भयंकर सर्दी वाली जगह आ जाता। उत्तरी भारत है, दिल्ली तक का क्षेत्र है, हरियाणा तक का क्षेत्र है, ये खतरनाक बर्फबारी वाला क्षेत्र होता। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हिमालय की स्थिति भारत में है। तो हिमालय क्या करता है, रूस साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। रोक लेता है। इसलिए ये क्या है, भारत की जलवायु को डिसाइड करता है। अगर ये नहीं होता तो वो हवाएं इधर आती तो हमारे यहाँ पर सर्दियां अभी जितनी पड़ती है सर्दी उसकी 2 गुना 3 गुना सर्दी ज्यादा पड़ती। तो ये हमारी मौसम को, बारिश को, हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तो ये हुई हिमालय की स्थिति। इसके बाद तीसरा जो है वो कौन सा है, हिंद महासागर। यानी कि समुद्र की स्थिति। किसी भी देश के पास अगर समुद्र है तो वो निश्चित तौर से उस देश की जलवायु को प्रभावित करेगा। किसी भी देश के पास अगर समुद्र है, उससे लगता हुआ समुद्र है, तो वो निश्चित तौर पर उसकी जलवायु को प्रभावित करने का काम करेगा। तो हमारे देश में दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर है, ये भी निश्चित तौर पर हमारी जलवायु को प्रभावित करेगा। ठीक है, मानसून के लिए जिम्मेदार, तो इसके कारण ही तो हवाएं चलती है ना। 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो होंगे वहां समकालीन जलवायु पाई जाएगी। जो क्षेत्र हिंद महासागर के नजदीक है, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है, जो मुंबई का इलाका है, महाराष्ट्र का तट है, कर्नाटक का तट है, ठीक है, आपका तमिलनाडु का तट है, आंध्र प्रदेश का तट है, उन तटीय इलाकों में जो समुद्र से लगते हुए शहर है उनमें आपको समकारी समान, एक मतलब से पूरे 12 महीने समान रहने वाली जलवायु आपको लगेगी। वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। यूपी की सर्दी, यूपी में जो सर्दी के दिन होते हैं वहां के टेम्परेचर के समय आप किसी को फोन करके पूछो जो मुंबई में रह रहा है, उससे पूछोगे कि तुम्हारी इतनी क्या हालत है, तो वो कहेगा हमारे तो यहाँ पर कोई सर्दी ज्यादा खास नहीं, हम तो 2 नंबर पर पंखा चलाकर सोते हैं। जबकि उसी समय दिसंबर के समय आप यूपी में किसी से पूछोगे, बोला हम तो रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। उसी समय आप अगर चेन्नई में फोन करके पूछोगे तो वो कहेगा हमारे तो नॉर्मल है, हम तो यहाँ पर ज्यादा सर्दी अनुभव नहीं होती, ना के बराबर हमको सर्दी अनुभव होती है। इसका क्या मतलब हुआ, कौन जिम्मेदार है, मौसम चेंज है ना। यूपी में बहुत ज्यादा सर्दी, जबकि उसी समय दक्षिण भारत में उतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो तटीय इलाके हैं वहां की जलवायु कैसी है, समकालीन जलवायु है। किसके कारण है, इस महासागर के कारण है। जबकि अंदर के क्षेत्र, इसको बोलेंगे आप आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र मतलब अंदर आगे तक जाओगे तब ये बात, ठीक है। यहाँ के इलाके, ये यहाँ तो क्या होगी, यहाँ समकालीन जलवायु होगी क्योंकि हवाएं जो है, समुद्री हवाएं जो है वो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन ये इलाका इससे दूर रह जाता है, इसलिए विषमकालीन जलवायु अंदर की तरफ पाई जाएगी, मतलब अलग अलग जलवायु पाई जाएगी। तो ये मान के चलिए, किसी भी देश के पास अगर कोई महासागर है, पानी की बड़ी जलराशि है, समुद्र है, तो वो निश्चित तौर से उसकी जलवायु को, उसके मौसमों को प्रभावित करेगा। ऐसा भारत में भी होता है। तो भारत की जलवायु में प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले कारकों में 3 नंबर पर हमने किसको पढ़ा, महासागर को पढ़ा, हिंद महासागर को पढ़ा। क्या होता है, कैसे प्रभावित करता है, ये पूरी प्रक्रिया में आपको बता चुका हूँ। मानसून कैसे आता है, 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बारिश के जो दिन होते हैं, जो आपका जून जुलाई के समय बारिश आती है, उस समय हवाएं जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलना
चलती है, इसलिए वो पानी लेकर के आती है। तो ये हमारा हिंद महासागर की स्थिति, ये भी जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अगला देखेंगे उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है? स्थलाकृतियां। उच्चावच का मतलब होता है स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों का मतलब क्या है? पर्वत पठार। पर्वत पठार, ये जो स्थलाकृतियां हैं जो भूमि पर बनी हुई, यानी कि कुल मिलाकर पर्वत मान लो, ये भी हमारी जलवायु को, बारिश को प्रभावित करते हैं। और ये तो बिल्कुल सर्वमान्य बात है, हमने ऑलरेडी हिमालय को पढ़ लिया है, तो इसमें दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्यों लिखाया? क्योंकि ऑप्शन में उच्चावच कई बार लिखा आता है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है? पर्वत पठारी मानो। ये क्या करते हैं? ये जब जो हवा पानी लेकर के जाती है, उस हवा के रास्ते में ये आ जाते हैं। कौन आते हैं? पर्वत आते हैं, और उस हवा को रोक लेते हैं। और जो हिस्सा इधर वाला हिस्सा है, जैसे मान लो ये पर्वत है, मेरा हाथ अगर पर्वत है, इधर से हवा आई जिसमें पानी है, जिसमें जलवाष्प है, वो पानी वो बारिश करना चाहती है और इसको इसने रोक लिया। इसका मतलब ये बादल जो है यहीं पर बारिश कर देंगे, और इसके इस साइड वाला जो हिस्सा होगा, इस साइड वाला हिस्सा होगा, वहां पर बारिश नहीं होगी, वो वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये जो पर्वत था, इस पर्वत ने हमारे वर्षा को, हमारी जलवायु को क्या हुआ? निर्धारित कर दिया। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है इस वाले इलाके में बारिश ना होती है, बादल आगे चले जाते। तो ये पर्वत जो होते हैं ना, ये भी करते हैं। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे हैं। हिमालय, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आगे पार हो जाता, यूपी बिहार हिमाचल में बारिश बहुत कम होती, हवाएं आगे चली जाती। फिर अपन बात करें तो पश्चिमी घाट। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश पश्चिमी घाट से टकराकर होती है। जैसे ही ये वाला पश्चिमी घाट है, ये इलाका, यहाँ जो पहाड़ है, यहाँ से हवा आई, आते ही इस पहाड़ ने इस हवा को रोक लिया, यहाँ पर इस घाट वाले इलाके में ज्यादा बारिश कर देती है, और इस वाले इलाके में क्या करती है? यहाँ पर कम बारिश होती है। और यहाँ वाले हिस्से में ज्यादा बारिश, इसीलिए मुंबई में बाढ़ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का जो इलाका है, ये इन हवाओं को आगे नहीं जाने देता, जबकि इसी के दूसरी तरफ वाला हिस्सा होगा, उसे कम बारिश, और इस हिस्से को बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। उस हिस्से को बोलेंगे अपन वृष्टि छाया प्रदेश। जब एक पहाड़ जलवाष्प वाली हवाओं को, जलवाष्प से भरी पवनों को रोक लेता है, तो जहां रोकता है उसके वहां तो बारिश हो जाती है, दूसरी तरफ बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो जिस तरफ कम बारिश हुई या बारिश नहीं हुई, उसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। तो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी इलाका है, ये वाला पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के पूर्व वाला, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। वो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, देखो थोड़ी सी जगह बाद उस तरफ बारिश कम होती है, इस तरफ इनसे टकराकर बारिश ज्यादा हो जाती है। दूसरी अगर उच्चावच देखें तो अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां वर्षा में ज्यादा योगदान नहीं कर पाती, क्योंकि ये समांतर है। ये इस दक्षिण पश्चिम वाले मानसून के, देखो इनकी दिशा कैसी है, इन पवनों की दिशा ऐसे है, और अरावली की दिशा भी कैसे है? अरावली की दिशा भी ऐसे ही, अरावली ऐसे बनी हुई है, यूं है अरावली। तो ये हवाओं के साथ साथ है, हवाओं के बीच में आने का काम कम करती है। केवल माउंट आबू जो है ना, सिरोही वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, थोड़ा माउंट आबू जो है ना, ये हवाओं को जरूर रोकती है, बाकी अरावली की पहाड़ियां हवाओं को ज्यादा नहीं रोक पाती। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिमी वाली हवाओं से राजस्थान को ज्यादा बारिश नहीं मिलती। राजस्थान को मानसून की जो बारिश मिलती है वो बंगाल की खाड़ी वाली हवाओं से मिलती है। राजस्थान को बारिश दक्षिण पश्चिम वाली, ये जो हवा ना अरब सागर वाली, इन हवाओं से, इस वाली साइड से, अरब सागर वाली शाखा से राजस्थान को ज्यादा बारिश नहीं मिल पाती। राजस्थान को बंगाल की खाड़ी वाली साइड से आने वाली हवाओं से बारिश मिलती है। कारण क्या है उसका?
अरब सागर की शाखा से क्यों कम बारिश मिलती है राजस्थान को? क्योंकि अरावली की जो पर्वतमाला है वो उन हवाओं की दिशा के समांतर है, मतलब पहाड़ को यूं होना, बीच में होना चाहिए, पहाड़ यूं है, इस तरह बना हुआ, तो हवाओं के साथ साथ जैसे पहाड़ है ऐसे हवाएं निकल गई, तो बीच में आने की बात नहीं है, समांतर है। अरावली पर्वतमाला अरब सागर की जो शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, उसके समानांतर होने के कारण ये अवरोधक नहीं बन पाती, इसलिए राजस्थान में बारिश में अरावली पर्वतमाला नकारात्मक भूमिका अदा करती है। कोई ज्यादा इसका फायदा राजस्थान वासियों को नहीं हो पाता। बाकी सब क्षेत्रों को, बाकी सब इलाकों को अपने अपने पहाड़ों से फायदा मिलता है, वो बारिश करवाते हैं, लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला इस मामले में राजस्थान को कुछ नहीं दे पाती। एक तरह से नकारात्मक भूमिका अपन कह सकते हैं कि इसके पहाड़ होने का कोई फायदा राजस्थान के लोगों को नहीं मिलता, केवल थोड़ा माउंट आबू के इलाके में बारिश हो जाती है। फिर आप कहेंगे इसमें ये उत्तरी पूर्व की पहाड़ियां, तो नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, मनसीउराम में, मेघालय में, चेरापूंजी में जो बारिश होती है वो भी उन पहाड़ियों के कारण ही होती है। उन पहाड़ियों में जो जलवाष्प वाली पवनें वो फंस जाती है और वो उनपे अवरोध का काम करती है वहां पर, इसलिए वहां पर बारिश हो जाती है। तो पहाड़ियां जो है, ये उच्चावच है, ये भी बारिश के लिए काम करते हैं। कुछ केवल अरावली ऐसा है जो अवरोधक नहीं बन पाता, बाकी सभी पहाड़ियां जो है अवरोधक बनती है और अपने अपने इलाकों में बारिश करवाती है। तो उच्चावच अगर ये नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं होते अपनी जगह, तो उस इलाके में बारिश में कितना परिवर्तन आता, तो वहां की जलवायु कैसी होती, अलग होती निश्चित तौर पर। अगर ये मानो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं, ये नहीं होती, ये पहाड़ियां वहां नहीं होती, केवल जमीन होता, तो कभी भी चेरापूंजी और मनसीउराम वहां रिकॉर्ड नहीं बन पाता सबसे अधिक बारिश का। चेरापूंजी मनसीउराम में कभी भी विश्व की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड नहीं बन पाता अगर वो पहाड़ियां वहां पर नहीं होती। तो ये पहाड़ियां वगैरह जो उच्चावच इस तरह करतियां हैं, ये किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को, वहां की वर्षा के पैटर्न को निर्धारित करने का काम करती है। इसके बाद में देखें कितने हो गए, 4-5 हो गए। देखें हिमालय हुआ, स्थिति और इसका विस्तार हो गया, अक्षांशीय स्थिति विस्तार होगा। फिर हमने देखा महासागर देखा, और फिर हमने देखा अभी पीछे वाला उच्चावच मतलब स्थलाकृतियों को हमने देखा। ऊपरी वायुमंडलीय संचरण, ऊपरी वायुमंडलीय संचरण ये क्या होता है, इसको समझो। पश्चिमी जेट वायुधारा ये क्या करता है, ये आपके सर्दियों में बारिश करवाता है। पश्चिमी जेट वायुधारा, सर्दी के दिनों में भारत में जो बारिश होती है ये पश्चिमी जेट वायुधारा की वजह से होती है। ये क्या करता है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से हवाओं को लेकर के इधर आता है और भारत में बारिश करवाता है। इसको पछुआ पवने भी आप कहते हैं। पूर्वी जेट वायुधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून जून जुलाई को सक्रिय करता है, मतलब उसमें और गति दे देता है, यानी कि बारिश करता है। पूर्वी जेट वायुधारा जो है, इस पूर्वी जेट वायुधारा की वजह से जो अभी जून जुलाई के समय जो बारिश होती है इसको और गति मिलती है। अगर यहाँ ये जेट वायुधारा ना बनती, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती, तो हो सकता है हमारे मानसून में फिर से कमी आती, मानसून इतना मजबूत नहीं हो पाता। तो ऊपरी वायुमंडलीय संचरण है, ये भी हमारे जलवायु को, हमारी बारिश को प्रभावित करता है। इसके बाद देखें तो छह नंबर में ये लिखिए समुद्र तल से ऊंचाई, इसको बाद में लिखिए।
समुद्र तल से ऊंचाई। वो क्षेत्र जिनमें जो ऊंचाई पर, मतलब इसको आप सिर्फ ऊंचाई समझे ना तब भी काम हो जाएगा। ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों की जलवायु नीचे वाले समतल क्षेत्रों से भिन्न। सिंपल सी बात है, लद्दाख काराकोरम का जो इलाका है, काराकोरम, सियाचिन, वहां देखो वहां बर्फबारी है क्योंकि वो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है। वहां जलवायु कैसी होगी है, वहां आपको शीतोष्ण जलवायु का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। वहां आप शीत जलवायु की वनस्पतियां भी देख सकते हैं। और जो यूपी में आओगे तो समतल मैदान मिल जाएंगे। इसका मतलब ऊंचाई भी एक क्या है, कारक बन चुका है। सिंपली आप पहाड़ ले सकते हो, पहाड़ों की जो जगह होगी वो क्या होगी, पहाड़ों की जगह और मैदानों की जगह, पहाड़ वर्सेस मैदान। पहाड़ की जो ऊंचाई होगी, चोटी वाली जगह होगी, वहां की जलवायु, वहां की वनस्पति, वहां की वर्षा उसमें एक अलग रहेगा और यहाँ मैदान की जगह में थोड़ा अंतर आएगा। तो ये ऊंचाई जो होती है, ये ऊंचाई भी किसी भी जगह की, उस क्षेत्र की जो कितना ऊंचा है, ये भी क्या करता है, उसकी जलवायु को निर्धारित करता है। ये वैसे में ऑलरेडी महासागर वाली जगह में ये बात समझ चुके हैं, फिर भी अपन क्या कहेंगे, तटीय क्षेत्रों की जलवायु और उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु में अंतर है। क्या लिखोगे, जल व स्थल की दूरी, मतलब कि जो जमीन वाला भाग है, स्थल वाला भाग है, वो जल वाले भाग से बहुत ज्यादा दूर है। और ये दूरी क्या करती है, ये भी जलवायु को निर्धारित करती है। राजस्थान की जो जलवायु है वो मुंबई की जलवायु से काफी ज्यादा भिन्न है। बारिश का मामला ले लो चाहे किसी भी प्रकार में, वो राजस्थान की जलवायु मुंबई की जलवायु से भिन्न है। कारण क्या है, मुंबई का इलाका जल से कम दूर पर है, जबकि जो राजस्थान का इलाका स्थल है वो जल से बहुत ज्यादा दूर है। तो ये जो है समुद्र से दूरी वाला ही मैटर आ गया, उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो ये भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद आएगा 8 नंबर पर, देखे लो अल नीनो। देखें, ये हमेशा नहीं है, कभी कभी होता है, ये आप इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल नीनो जो होता है भारतीय मानसून को, हालांकि भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता, केवल बारिश को, केवल भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जलवायु को अधिक प्रभावित न करके क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पीछे के लेक्चर चेक करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अल नीनो क्या होता है मैंने काफी अच्छे से समझाया है, तो वहां जाकर वहां पर एक बार इसको चेक करें। अभी मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, जलवायु को अधिक प्रभावित नहीं करता, लेकिन किसी वर्ष होने वाली बारिश की मात्रा को जरूर प्रभावित करता है। भाई जिस वर्ष अल नीनो आ जाएगा उस वर्ष भारत में बारिश कम होगी, ऐसा माना जाता है। हर साल नहीं होता। तो जलवायु तो क्या होता है, 40-50 साल की औसत मौसमी दशाओं को बना करके, जलवायु ऋतु की दशा को बना करके डिसाइड किया जाता है। हर साल वैसा ही पैटर्न रहे तब जलवायु बनती है। अगर हर साल अल नीनो आता तब कह सकते हैं कि वो भारतीय जलवायु को डिसाइड करता है, लेकिन अल नीनो भारत की जलवायु बना करके किसी एक वर्ष में बारिश को जरूर डिसाइड
करता है। बारिश अगर जिस साल अल नीनो आया है उस साल बारिश कम होगी, सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसे आप देखेंगे, उसमें आगे देखो पछुआ पौने जो है वो पछुआ पौने, ये पहले के अपन कर चुके हैं। मैंने आपको पश्चिमी जेठ वायुधारा पढ़ाया, उसमें वापस लिख लेते हैं, कई बार ये लिखे आ जाते हैं। पछुआ पौने क्या करती है? सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, सर्दियों में इनकी वजह से, पछुआ पवनों की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी के दिनों में बारिश होती है। उस बारिश का कारण क्या है? पछुआ पवने हैं जो गेहूं की, जो रबी की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, उनमें ये लाभदायक मानी जाती है। तो ये पछुआ पवने भी भारत में वर्षा को प्रभावित करने का काम करती है। ये कुल मिलाकर हमने मुख्य मुख्य कारक देखे जो किसी भी इलाके की जलवायु में आप इनको सेट कर सकते हैं, और भारत की जलवायु में भी ये वाले कारक यहाँ पर इस तरह से काम आते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने इस तरह से पढ़े। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में जलवायु को प्रभावित करने, भारत की जलवायु, उसके मानसून, उसकी बारिश को प्रभावित करने वाली चीज़ों को अच्छी तरीके से देखा। तो ये हमारा लेक्चर इस तरह से कारक मैंने आपको इनको सबको लिखाया। ठीक है, बात आपको समझने की, ये समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज आप अपने आप बना सकते हो, और एमसीक्यू वाले सवाल जो बनते हैं उनमें आपको ज़्यादा लंबी लैंग्वेज बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करना है। बड़ा आसान काम होता है। एमसीक्यू के जो सवाल होते हैं उनमें इतना कोई टफ काम नहीं हो पाता। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आपको सही मानना है तो आप आसानी से एनालिसिस करके आंसर दे सकते हो। ज्योग्राफी में आपको यहाँ पर समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। मानसून मैंने क्लियर किया है, जलवायु इसी के साथ क्लियर हुआ। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन भारत में बारिश को देखते हैं, भारत में वर्षा को। हालांकि वो ऑटोमेटिक इसमें कवर हो चुका है, अधिकतर इसका पार्ट जो है वो मैं समझाने का काम तो पूरा हो चुका है। भारत में बरसात कैसे होती है ये बातें मैं पिछले कुछ लेक्चर में बहुत ज़्यादा बार समझा चुका हूँ। अब केवल लिखने का बात है कि किस इलाके में कितनी बारिश होती है, कितनी कम होती है, ज़्यादा होती है, वो थोड़ी लिखावट का काम है। जैसे आज लिखाया वैसे अपन उनको लिखने का काम करेंगे। बाकी समझाने का काम मैंने पिछले लेक्चर्स में बारिश कैसे होती है सारा समझा चुका हूँ, सिर्फ लिखाने का काम है। तो अगला लेक्चर अपन क्या करेंगे, भारत में वर्षा की हेडिंग से पढ़ेंगे, किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी बारिश होती है वो करेंगे। उसके बाद अपन मिट्टियाँ, फसलें, वो चीज़ें करेंगे। इससे के इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट।